स्वागत है। आज हम जानकारी को सहेजने, व्यवस्थित करने और हम तक पहुंचाने की इस फैसिनेटिंग दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस से जुड़े सवालों का एक पिटारा है और हमारा मकसद है इसमें से काम की बातें निकालना, ये समझना कि ये फील्ड कैसे विकसित हुआ और आज इसका क्या मतलब है। बिल्कुल, ये सिर्फ नामों और तारीखों की लिस्ट नहीं है। देखिए, ये समझने की कोशिश है कि कैसे अलग अलग विचार, नियम और तकनीकें मिलकर ज्ञान तक हमारी पहुंच को आसान या मुश्किल बनाती हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो खोलते हैं इस पिटारे को। सबसे पहले कुछ बुनियादी चीजों और इतिहास पर नजर डालते हैं। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक शब्द है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, मतलब जानकारी को खोजना और वापस पाना। ये टर्म केल्विन मोज ने दिया था। सुनने में काफी टेक्निकल लगता है ना? हाँ, लगता तो है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। जैसे जब आप गूगल पे कुछ खोजते हैं या लाइब्रेरी कैटलॉग में कोई किताब ढूंढते हैं, तो आप असल में इंफॉर्मेशन रिट्रीवल ही कर रहे होते हैं। और इसी से जुड़ा एक और फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसका पहला संस्करण W.C. बेरविक सेयर्स से जुड़ा है। हालांकि इन्हें असल में मशहूर भारतीय लाइब्रेरियन डॉक्टर S.R. रंगानाथन ने दिया था। वो तो खैर सबको पता ही है, और ये नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। 5 नियम कौन से हैं ये? क्या आप संक्षेप में बता सकती हैं? बता सकते हैं। जरूर। देखिए, वो हैं, पहला, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, मतलब बुक्स ऑफ अ यूज। दूसरा, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, एवरी रीडर हिज अ बुक। तीसरा, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, एवरी बुक इट्स रीडर। चौथा, पाठक का समय बचाएं, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। और पांचवा, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये 5 नियम आप कह सकते हैं इस पूरे फील्ड की आत्मा है। डॉक्टर पीटर लेजर का एक कथन भी है, जो छात्रों को लाइब्रेरी सेवा को जीवन का लक्ष्य मानने के लिए प्रेरित करता है। और ये प्रेरणा कहीं ना कहीं इन्हीं नियमों से आती है कि कैसे जानकारी को लोगों तक पहुंचाना एक महत्वपूर्ण काम है। वाह, ये तो सच में लाइब्रेरी के काम को एक मिशन जैसा बना देता है। इतिहास की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। ये संयुक्त राष्ट्र यानी UN के प्रकाशनों के लिए एक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी भी है। इसका मतलब क्या हुआ? डिपॉजिटरी लाइब्रेरी, इसका मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रकाशित करता है, उसकी एक कॉपी राष्ट्रीय पुस्तकालय में सुरक्षित रखी जाती है, ताकि वो देश के नागरिकों और शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो सके। ये एक बड़ी जिम्मेदारी आप समझ सकते हैं। और इस पुस्तकालय की जड़ों की बात करें तो दिलचस्प है कि ये पहले की 2 लाइब्रेरियों, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी के विलय से बना था। सर आशुतोष मुखर्जी जैसे लोगों ने इसे महत्वपूर्ण दान भी दिए, जिससे इसका संग्रह काफी समृद्ध हुआ। तो ये एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। अच्छा, उस जमाने में जब कंप्यूटर नहीं थे, तब इतनी सारी किताबों को व्यवस्थित कैसे रखते थे? यहाँ कटर का ऑथर टेबल का जिक्र है, कटर्स ऑथर टेबल, जो 1880 में बना। हाँ, चार्ल्स एमी कटर, उन्होंने ये तरीका निकाला था लेखक के नाम के आधार पर किताबों को एक कोड देने का, ताकि एक ही विषय की किताबें शेल्फ पर लेखक के नाम के अनुसार क्रम में लग सकें। ये बुक नंबरिंग सिस्टम का एक, आप कह सकते हैं, शुरुआती समाधान था। और इसी तरह शेल्फ पर किताबों को विषय के आधार पर लगाने के लिए मेलविल डेवी ने डेसिमल फ्रैक्शन नोटेशन का इस्तेमाल शुरू किया। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, हाँ, DDC जिसे कहते हैं। जी हाँ, वही, जिसे हम आज डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन या DDC के नाम से जानते हैं। ये सब उस दौर के बड़े इनोवेशन थे, जिसने लाइब्रेरियों को ज्यादा व्यवस्थित बनाया। तो ये सब वो नींव के पत्थर थे जिस पर आज की लाइब्रेरी साइंस खड़ी है। चलिए अब बात करते हैं उन संगठनों और मानकों की जो इस क्षेत्र को चलाते हैं और एक रूपता लाते हैं। आईफ्ला का जिक्र है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। ये 1927 में बना। बिल्कुल, आईफ्ला ये दुनिया भर की लाइब्रेरी एसोसिएशन और संस्थाओं का एक महासंघ है। इसाक कॉलेजन इसके शुरुआती दौर से जुड़े व्यक्तियों में से एक थे। इसका मकसद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइब्रेरियों के बीच सहयोग बढ़ाना, मानकों का विकास करना और लाइब्रेरी सेवाओं को बेहतर बनाना। इसी तरह यूनेस्को का इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम यानी आईफैप, हाँ, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम, ये वैश्विक स्तर पर सूचना तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देता है। और भारत में इस दिशा में क्या हुआ? यहाँ UGC और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जिक्र है। हाँ,
भारत में भी समय समय पर इस क्षेत्र को व्यवस्थित करने और आधुनिक बनाने के प्रयास हुए हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उसने 1990 में प्रोफेसर पीएन कोला की अध्यक्षता में लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के लिए पहली पाठ्यचर्या विकास समिति सीडीसी बनाई। सीडीसी मतलब करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी। जी, करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, ताकि पढ़ाई का एक मानक सिलेबस तैयार हो सके। और बाद में सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में बने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने भी लाइब्रेरियों को ज्ञान समाज का एक अहम हिस्सा मानते हुए कई सिफारिशें दी। यह सब दिखाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी लाइब्रेरियों और सूचना प्रबंधन को कितनी अहमियत दी गई है। अब आते हैं कुछ और तकनीकी मानकों पर। कैटलॉगिंग यानी किताबों या दूसरे संसाधनों का रिकॉर्ड बनाना, ये एक अहम हिस्सा है। यहाँ मार्क का जिक्र है, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। ये क्या बला है? मार्क, हाँ, बला नहीं है, पर हाँ महत्वपूर्ण है। ये एक तरह का डिजिटल फॉर्मेट है। सोचिए, पहले हर लाइब्रेरी हाथ से कैटलॉग कार्ड बनाती थी। कितना मुश्किल काम रहा होगा। मार्क ने एक स्टैंडर्ड तरीका दिया जिससे कंप्यूटर इन कैटलॉग रिकॉर्ड्स को पढ़ सकें और लाइब्रेरियां आपस में ये जानकारी शेयर कर सकें। ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। और मार्क के बाद AACR2 और अब RDA की बात हो रही है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। ये क्या बदलाव है? देखिए, AACR2 जो था, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकेंड एडिशन, वो कैटलॉगिंग के नियम थे जो मुख्य रूप से प्रिंटेड किताबों और कार्ड कैटलॉग के दौर के लिए बने थे। RDA एक नया स्टैंडर्ड है। ये डिजिटल दुनिया को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये सिर्फ चीजों का वर्णन करने पर नहीं, बल्कि उनके बीच के संबंधों को दिखाने पर ज्यादा जोर देता है। जैसे एक किताब का लेखक कौन है, उसका अनुवाद किसने किया, वो किस सीरीज का हिस्सा है, वगैरह। तो मुख्य अंतर स्ट्रक्चरल है। हाँ, बिल्कुल। इनके बीच मुख्य अंतर संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल है। RDA डेटा को इस तरह से स्ट्रक्चर करता है कि वो लिंक्ड डेटा और सिमेंटिक वेब जैसी नई तकनीकों के साथ बेहतर काम कर सके। ये तो काफी टेक्निकल होता जा रहा है। वर्गीकरण में भी ऐसे ही मानक होंगे। यहाँ UDC और कोलन क्लासिफिकेशन का जिक्र है। हाँ, जैसे DDC है, वैसे ही UDC यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन और कोलन क्लासिफिकेशन भी है। कोलन क्लासिफिकेशन तो डॉक्टर रंगनाथन ने ही विकसित किया था। ये सब विषयों के आधार पर ज्ञान को व्यवस्थित करने के अलग अलग तरीके हैं। हर सिस्टम अपनी खास तरह की नोटेशन या संकेत प्रणाली इस्तेमाल करता है। जैसे UDC में भाषा को दर्शाने के लिए कोष्ठक में बराबर यानी इक्वल चिन्ह का इस्तेमाल होता है, और कोलन क्लासिफिकेशन में पहली बार कोलन डॉट का इस्तेमाल अलग अलग पहलुओं को जोड़ने वाले संकेतक के तौर पर किया गया था। ये सब तरीके जानकारी को बारीकी से व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। अच्छा, मानकों की बात चल रही है तो कॉपीराइट का जिक्र भी जरूरी है। भारत 1928 से बर्न कन्वेंशन का सदस्य है। ये क्या है? बर्न कन्वेंशन ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये लेखकों, कलाकारों, संगीतकारों वगैरह के अधिकारों मतलब कॉपीराइट की रक्षा करती है। भारत का सदस्य होने का मतलब है कि भारतीय रचनाकारों की कृतियों को दूसरे सदस्य देशों में भी सुरक्षा मिलती है और उन देशों के रचनाकारों को भारत में। हमारा अपना भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 भी है, जो काफी हद तक UK के कानून से प्रेरित था, ऐसा कहा जाता है। ये कानूनी ढांचा रचनाकारों को प्रोत्साहन देते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। और किताबों पर हम अक्सर ISBN नंबर देखते हैं। ये भी एक मानक है। जी हाँ, बिल्कुल। ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये हर किताब को दिया जाने वाला एक यूनिक नंबर है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है, ISO 2108। इसका एक उपसर्ग होता है जिसमें 5 अंक होते हैं जो भाषा या भौगोलिक क्षेत्र की पहचान बताते हैं। इसी तरह ISNI भी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम आइडेंटिफायर। ये लेखकों, प्रकाशकों आदि व्यक्तियों और संस्थाओं को एक यूनिक पहचान संख्या देता है। ये सब पूरी पब्लिशिंग और सप्लाई चेन को व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं। कमाल है, यहाँ तक कि लाइब्रेरी के फर्नीचर के लिए भी भारतीय मानक है, IS 1553, और एक और टर्म है FRBR, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। ये क्या करता है? FRBR, हाँ, ये एक मॉडल है जो ये समझने की कोशिश करता है कि जब कोई यूजर लाइब्रेरी, कैटलॉग या डेटाबेस इस्तेमाल करता है तो वो असल में क्या करना चाहता है। इसने 4 मुख्य यूजर टास्क पहचाने: किसी चीज को ढूंढना, फाइंड, उसकी पहचान करना, आइडेंटिफाई, उसे चुनना, सेलेक्ट, और उसे प्राप्त करना, ऑब्टेन। ये मॉडल कैटलॉग और दूसरे सिस्टम डिजाइन करने में मदद करता है ताकि वो यूजर के लिए ज्यादा उपयोगी हों। इसी तरह ओनिक्स है,
ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। ये पुस्तक उद्योग में प्रकाशकों, वितरकों और विक्रेताओं के बीच उत्पाद जानकारी जैसे किताब का विवरण, कीमत, उपलब्धता वगैरह के आदान प्रदान का एक मानक तरीका है। तो ये सारे मानक और संगठन मिलके एक अदृश्य ढांचा बनाते हैं जो जानकारी को व्यवस्थित और सुलभ बनाता है। अच्छा, अब बात करते हैं संसाधनों और सेवाओं की। लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का ढेर नहीं होती है ना? सही कहा आपने, बिल्कुल नहीं। आज लाइब्रेरियां कई तरह के संसाधन और सेवाएं प्रदान करती हैं। जैसे भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है राष्ट्रीय वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसका पोर्टल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित है। इसका लक्ष्य है देश भर के डिजिटल संसाधनों को एक जगह लाना। इसी तरह पेटेंट सूचना प्रणाली नागपुर में है, जो आविष्कारों और पेटेंट से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराती है। और पब्लिक लाइब्रेरियों को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? यहाँ लाइब्रेरी उपकर का जिक्र है, लाइब्रेरी सेस। हाँ, कुछ राज्यों में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के तहत प्रॉपर्टी टैक्स या किसी और टैक्स के साथ एक छोटा सा उपकर मतलब सेस लगाया जाता है। ये पैसा सीधे पब्लिक लाइब्रेरियों के विकास और रखरखाव के लिए इस्तेमाल होता है। ये उनकी आय का एक महत्वपूर्ण जरिया है। जानकारी के स्रोतों के भी प्रकार होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज। इसका क्या मतलब है? देखिए, प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जो मूल जानकारी या डेटा पहली बार प्रस्तुत करते हैं, जैसे किसी वैज्ञानिक का अपना शोध पत्र, कोई ऐतिहासिक दस्तावेज, किसी घटना के प्रत्यक्षदर्शी का बयान, या जैसे स्रोत में उदाहरण दिया है एक थीसिस या नासा की रिपोर्ट। ये प्राइमरी सोर्स हैं। द्वितीयक स्रोत वो होते हैं जो प्राथमिक स्रोतों का विश्लेषण, व्याख्या या सारांश प्रस्तुत करते हैं, जैसे किसी विषय पर लिखी गई कोई किताब जिसे ट्रीटीज कहते हैं, या लाइब्रेरी क्वार्टरली जैसा जर्नल जो शोध लेखों का विश्लेषण करता है। ये सेकेंडरी सोर्स हुए। रिसर्च करते समय इन दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी होता है। सही। लाइब्रेरी में एक रेफरेंस सेक्शन भी होता है। वहाँ शब्दकोश, एनसाइक्लोपीडिया जैसी चीजें मिलती हैं। लेकिन दिए गए विकल्पों में से समाचार पत्र को रेफरेंस बुक क्यों नहीं माना गया? आमतौर पर रेफरेंस बुक वो होती है जिसमें आप किसी खास जानकारी को जल्दी से ढूंढते हैं, पूरी किताब पढ़ने के बजाय। शब्दकोश, एनसाइक्लोपीडिया, डायरेक्टरी, हैंडबुक, ये सब रेफरेंस बुक हैं। अखबार रोज की घटनाओं की रिपोर्टिंग करता है और उसे अमूमन पूरा पढ़ा जाता है, इसलिए उसे पारंपरिक रेफरेंस बुक नहीं मानते। हालांकि ये बात सही है कि पुराने अखबार शोध के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत हो सकते हैं। और रेफरेंस सेवा कैसे दी जाए, इसके भी सिद्धांत हैं। सैमुअल रोथस्टीन ने न्यूनतम, मध्यवर्ती और अधिकतम रेफरेंस सेवा के स्तर बताए थे। मिनिमल, मिडलिंग और मैक्सिमल। हाँ, मतलब लाइब्रेरियन यूजर की मदद किस हद तक करे, सिर्फ इशारा कर दे, थोड़ी मदद करे या पूरी जानकारी ढूंढ कर दे। अच्छा, डिजिटल युग ने तो सब कुछ बदल दिया है। प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग का नाम मैंने सुना है। इसका क्या काम है? प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग दुनिया की सबसे पुरानी डिजिटल लाइब्रेरी है। ये उन किताबों को जिनका कॉपीराइट खत्म हो चुका है, मतलब जो पब्लिक डोमेन में है, उन्हें मुफ्त ई बुक के रूप में उपलब्ध कराता है। इसी तरह लिब्रीवॉक्स एक साइट है जहां वॉलंटियर पब्लिक डोमेन किताबों को पढ़कर उनकी मुफ्त ऑडियो बुक बनाते हैं। ये सब ज्ञान तक डिजिटल पहुंच बढ़ाने के बेहतरीन उदाहरण हैं। और भारत में शोध को ट्रैक करने के लिए शोध गंगोत्री है। हाँ, देखिए, शोध गंगा तो भारतीय विश्वविद्यालयों की थीसिस का डिजिटल भंडार है। शोध गंगोत्री उसी का एक सहयोगी प्रोजेक्ट है, जहां शोध छात्र अपनी शोध प्रस्ताव मतलब सिनॉप्सिस जमा करते हैं। इससे यह पता चलता है कि देश में किस विषय पर कौन रिसर्च कर रहा है, मतलब रिसर्च इन प्रोग्रेस। इससे दोहराव से बचा जा सकता है और सहयोग को भी बढ़ावा मिलता है। कुछ और प्रकाशनों और संस्थाओं के नाम है। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स, ILSA, ये त्रैमासिक छपता है। जी, क्वार्टरली। और वार्षिक हैंडबुक को मैनुअल भी कहा जाता है। और CODATA, ये क्या है? CODATA यानी कमिटी ऑन डेटा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विज्ञान और तकनीक से जुड़े डेटा के प्रबंधन, पहुंच और उपयोग को बेहतर बनाने पर काम करती हैं। ये सब छोटी छोटी कड़ियां हैं जो सूचना के विशाल नेटवर्क को बनाती हैं। चलिए अब लाइब्रेरी चलाने के प्रबंधन, मैनेजमेंट वाले हिस्से पर आते हैं। यहाँ हेनरी फ्योल की परिभाषा है कि प्रबंधन न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम पाने की कला है। बिल्कुल, प्रबंधन का मतलब ही है संसाधनों का कुशलता से इस्तेमाल करना ताकि लक्ष्य हासिल किए जा सकें, चाहे वो लोग हों, पैसा हो या समय। इसी से जुड़ा है गुणवत्ता, क्वालिटी का कॉन्सेप्ट। जोसेफ एम जुरान ने कहा था कि गुणवत्ता का मतलब है उपयोग के लिए उपयुक्तता, मतलब फिटनेस फॉर यूज। फिटनेस फॉर यूज। हाँ,
यानी कोई चीज या सेवा अपने उद्देश्यों को कितनी अच्छी तरह पूरा करती है। संगठनों में प्रबंधन के अलग अलग स्तर होते हैं। स्टुअर्ट और मॉरन ने 3 स्तर बताए हैं: शीर्ष, मध्य और निचला, टॉप, मिडिल, बॉटम। हाँ, ये एक आम तरीका है संगठन की संरचना को समझने का। शीर्ष प्रबंधन रणनीति बनाता है, मध्य प्रबंधन उसे लागू करवाता है और निचला स्तर रोजमर्रा के काम देखता है। लाइब्रेरी जैसे संस्थानों में भी ये स्तर दिखते हैं। प्रबंधन की तकनीकों में पीटर ड्रकर का नाम बहुत बड़ा है। उन्होंने MBO यानी उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन की अवधारणा दी थी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। MBO ये क्या होता है? MBO एक मैनेजमेंट फिलॉसफी है जिसमें मैनेजमेंट और कर्मचारी मिलकर लक्ष्य तय करते हैं और फिर उन लक्ष्यों को पाने की दिशा में काम करते हैं और प्रगति को मापते हैं। ड्रकर ने अपनी किताब द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में इस पर विस्तार से लिखा है। इसका उद्देश्य है संगठन में सबकी भूमिका स्पष्ट करना और प्रदर्शन को बेहतर बनाना। बजट बनाने का भी एक तरीका है, शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग। ये क्या चीज है? सामान्य बजट में अक्सर क्या होता है कि पिछले साल के बजट में कुछ जोड़ घटाकर अगला बजट बना दिया जाता है। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग में हर साल हर विभाग या हर कार्यक्रम को अपना बजट शुरू से मतलब शून्य से उचित ठहराना पड़ता है। यानी बताना पड़ता है कि उन्हें किसी काम के लिए पैसे क्यों चाहिए और कितने चाहिए, भले ही वो काम पिछले साल भी हुआ हो। ये ज्यादा बारीकी से खर्चों की समीक्षा करने का एक तरीका है। और लाइब्रेरी की वार्षिक रिपोर्ट में मुख्य रूप से 2 हिस्से होते हैं, वर्णनात्मक और सांख्यिकीय, डिस्क्रिप्टिव और स्टैटिस्टिकल। हाँ, वर्णनात्मक हिस्से में साल भर की गतिविधियों, उपलब्धियों, चुनौतियों का ब्यौरा होता है, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। सांख्यिकीय हिस्से में आंकड़े होते हैं, जैसे कितनी किताबें खरीदी गईं, कितने सदस्य बने, कितनी किताबें इशू हुई, कितने लोग लाइब्रेरी आए, वेबसाइट पर कितने हिट्स आए वगैरह। ये रिपोर्ट लाइब्रेरी के काम को दर्शाने और जवाबदेही तय करने के लिए जरूरी है। किताबों के चयन का सिद्धांत F.W. ड्रूरी ने दिया था और S.R. रंगनाथन का कहना था कि कई संग्रह 50 साल में अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। ये तो बड़ी बात है। ड्रूरी का सिद्धांत था कि सही समय पर सही पाठक को सही किताब देना। ये आज भी लाइब्रेरी में किताबों के चयन का आधार है। और रंगनाथन की बात बिल्कुल सही है। ज्ञान लगातार बढ़ता है, बदलता रहता है। पुरानी, अनुपयोगी या खराब हालत वाली किताबों को संग्रह से हटाना पड़ता है। इसे वीडिंग या छंटाई कहते हैं। ये जरूरी है ताकि नई और प्रासंगिक सामग्री के लिए जगह बने और संग्रह उपयोगी बना रहे। इसी से जुड़ा है संरक्षण, मतलब कंजर्वेशन। किताबों और दूसरे दस्तावेजों की भौतिक स्थिति को बनाए रखना, उन्हें खराब होने से बचाना। तो ये छटाई सिर्फ जगह बचाने के लिए नहीं बल्कि संग्रह को ताज़ा रखने के लिए भी जरूरी है। अच्छा, और पुराने दस्तावेजों के संरक्षण में जिल्दबंदी, बाइंडिंग भी शामिल है। यहाँ कुछ दिलचस्प बातें हैं। मोरक्को लेदर बकरी की खाल से बनता है। हाँ, मोरक्को लेदर अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए जाना जाता है और अच्छी जिल्दबंदी में इस्तेमाल होता रहा है। और ये हॉलो बैग्स क्या हैं? हॉलो बैग बाइंडिंग का एक तरीका है जिसमें किताब की रीड मतलब स्पाइन कवर से थोड़ी अलग रहती है। जब किताब खोली जाती है तो रीड अंदर की तरफ मुड़ जाती है। इससे पन्नों पर कम दबाव पड़ता है और किताब ज्यादा समय तक चलती है। ये सब किताबें सहेजने की बारीकियां हैं। प्रशासनिक तौर पर लाइब्रेरी समिति का भी रोल होता है, लाइब्रेरी कमेटी। हाँ, लाइब्रेरी समिति अक्सर लाइब्रेरी के प्रशासन मतलब लाइब्रेरी गवर्नेंस और नीति निर्माण में मदद करती है। इसमें लाइब्रेरी स्टाफ के अलावा बाहरी सदस्य भी हो सकते हैं। और बजट आवंटन का एक तरीका है विवरण की विधि, मेथड ऑफ डिटेल्स, जिसमें हर काम या खर्च की मद के आधार पर पैसा आवंटित किया जाता है। और अब आते उस चीज पर जिसने लाइब्रेरियों को शायद सबसे ज्यादा बदला है, टेक्नोलॉजी। लोग जानकारी कैसे खोजते हैं, इसे समझने के लिए इंफॉर्मेशन फोजिंग मॉडल बनाया गया। इंफॉर्मेशन फोजिंग मॉडल। हाँ, स्टुअर्ट कार्ड, पीटर पिरोली और उनके साथियों ने ये मॉडल दिया था। ये मॉडल बायोलॉजी के फूड फोर्जिंग सिद्धांत से प्रेरित है। जैसे जानवर कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा भोजन खोजने की कोशिश करते हैं, वैसे ही इंसान ऑनलाइन जानकारी खोजते समय कम मेहनत में सबसे अच्छी जानकारी पाने की कोशिश करता है। ये मॉडल वेबसाइट और इंटरफेस डिजाइन करने में मदद करता है। कंप्यूटर के इतिहास की बात करें तो ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में इस्तेमाल हुए थे, सेकेंड जनरेशन। बिल्कुल। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी, जो बड़े थे, बहुत गर्मी पैदा करते थे और अविश्वसनीय भी थे।
ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटरों को छोटा, तेज, सस्ता और ज्यादा भरोसेमंद बना दिया। ये एक बड़ी क्रांति थी। स्रोत के अनुसार लाइब्रेरियों के लिए डिजिटल कंप्यूटर सबसे उपयुक्त बताए गए हैं, जो आजकल खैर आम है। और लाइट पेन एक शुरुआती पॉइंटिंग डिवाइस थी, जिससे सीधे स्क्रीन पर चीजें चुनी जा सकती थी। कंप्यूटर मेमोरी में प्रॉम का जिक्र है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। ये क्या है? देखिए, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी को फैक्ट्री में ही प्रोग्राम कर दिया जाता है, उसे बदला नहीं जा सकता। प्रॉम एक ऐसी रोम चिप थी जिसे यूजर एक बार खास उपकरणों से प्रोग्राम कर सकता था। बाद में EEPROM और EEPROM आए, जिन्हें मिटाकर दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता था। ये मेमोरी आमतौर पर कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन या फर्मवेयर स्टोर करने के काम आती है। और कंप्यूटर में फाइलें सहेजना, उन्हें व्यवस्थित करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, जिसे फाइल प्रबंधन कहते हैं। आजकल मोबाइल पर गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत चलता है। सही। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बिठाता है और यूजर को इंटरफेस देता है। फाइल मैनेजमेंट उसका एक जरूरी काम है। एंड्रॉयड आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तो हम सब जानते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाओं में कोबोल का नाम है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल एक पुरानी प्रोग्रामिंग भाषा है जो मुख्य रूप से बिजनेस, फाइनेंस और प्रशासनिक सिस्टम के लिए बनाई गई थी। आज भी कई बड़े मेनफ्रेम सिस्टम में ये इस्तेमाल होती है। नेटवर्किंग में OSI मॉडल का जिक्र है, जिसमें नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर के ठीक ऊपर होती है। OSI मॉडल क्या है संक्षिप्त में? OSI यानी ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल। ये नेटवर्किंग का एक सैद्धांतिक ढांचा है जो बताता है कि नेटवर्क पर डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे तक कैसे पहुंचता है। ये पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को 7 अलग-अलग परतों मतलब लेयर्स में बांटता है। हर परत का अपना खास काम होता है। नेटवर्क लेयर का काम है डेटा पैकेट को नेटवर्क में सही रास्ते पर भेजना, मतलब रूटिंग करना, जबकि डेटा लिंक लेयर सीधे जुड़े हुए डिवाइस के बीच भरोसेमंद डेटा ट्रांसफर देखती है। अब कुछ खास सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट्स। न्यूजेन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर भारत में बना है। सोल 3.0 सॉफ्टवेयर 2021 में आया। हाँ, न्यूजेन लैब एक ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है। सोल मतलब सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। इनफ्लिपनेट द्वारा विकसित एक और लोकप्रिय लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसका तीसरा संस्करण 2021 में आया। मिलियन बुक्स ऑन वेब प्रोजेक्ट कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी ने शुरू किया था और ड्रूपल के पीछे ड्रीस बाइटार्ट का नाम है। जी, मिलियन बुक्स प्रोजेक्ट एक विशाल डिजिटलीकरण परियोजना थी और ड्रूपल एक शक्तिशाली ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS है, जिसका इस्तेमाल वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाने में होता है। इसे ड्रीस बाइटार्ट ने शुरू किया था। ये सब दिखाते हैं कि लाइब्रेरी और सूचना प्रबंधन के लिए कितनी तरह के टूल उपलब्ध हैं। इंटरनेट की दुनिया की कुछ और बातें। फाइल का इंटरनेट पता URL कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हाँ, वेब पेज HTML में लिखे जाते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और बेकार के ईमेल, जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। हाँ, ये सब हमारे रोजमर्रा के इंटरनेट अनुभव का हिस्सा है। URL हमें किसी वेब पेज या फाइल तक ले जाता है। HTML वो भाषा है जिससे वेब पेज की संरचना और कंटेंट तय होता है। स्पैम तो खैर एक बड़ी समस्या है। ईमेल भेजने के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जीमेल जैसी ईमेल सेवा गूगल देता है। और हाँ, फेसबुक, वो पहली बार 2004 में लॉन्च किया गया था। कितना बदल गया है सब कुछ तब से, है ना? बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की जानकारी से भरपूर यात्रा लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान की दुनिया में। इतिहास, सिद्धांत, मानक, तकनीकें, हमने कई पहलुओं को छुआ। हाँ, और ये सब मिलकर दिखाते हैं कि कैसे ये क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है, पर इसका मूल उद्देश्य देखिए, वही है ज्ञान को व्यवस्थित करना, सहेजना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो छपी हुई किताब हो या डिजिटल डेटा। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाती हूँ। आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और बिग डेटा का जोर है, सूचना हर तरफ से बरस रही है, ऐसे में भविष्य में ज्ञान को काम में लाने, मतलब पुटिंग नॉलेज टू वर्क का मतलब क्या होगा? इसमें लाइब्रेरी और सूचना पेशावरों की भूमिका क्या होगी? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें।